सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है। तो आंसर होगा दिस मोमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक भारतीय ने यहाँ पे पुरस्कार जीता था और वो प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। क्या प्रश्न था वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, ग्रैमी अवार्ड्स की। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 वाला संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है, तो 66 नंबर का है। इसका आयोजन किया गया अभी अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ये ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको याद ही होगा। कौन देता है, अमेरिका के रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। तो अभी एक भारतीय एल्बम ने ये अवार्ड जीता है और इसका नाम है दिस मोमेंट और इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इस एल्बम में 4 भारतीय शामिल हैं। चारों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक जो तबला वादक है जाकिर हुसैन, उन्हें आप जानते ही हो। एक वायलिन वादक राजगोपालन है। एक गायक है शंकर महादेवन, ये भी नाम आपने सुना है। और एक ताल वादक है सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ये इसमें 4 भारतीय हैं। इनके ग्रुप का नाम है शक्ति, ये भी ध्यान रखना, मतलब एक बैंड ग्रुप है, उसमें ये 4 भारतीय हैं। और उस बैंड ग्रुप ने जो एल्बम गाया है उसका नाम है दिस मोमेंट और इसी को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। बात आपको समझ में आ गई। और इतना ही नहीं, इसके अलावा जाकिर हुसैन और एक बांसुरी वादक है राकेश चौरसिया, उन्होंने पाश्तो के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड और एज वी स्पीक के लिए बेस्ट कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का अवार्ड भी जीता है। तो इस तरह से इस इवेंट में आप कह सकते हो यहाँ पे जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए, तो बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी जीते और बाकियों ने 1-1 ग्रैमी अवार्ड जीता। तो ये जो भारतीय नाम है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे तो और भी अवार्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है, आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। जैसे कि ये एक पढ़ लेना, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड टेलर स्विफ्ट को मिला है मिडनाइट्स के लिए। बाकी और भी आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। बाकी जो इंपॉर्टेंट भारतीय थे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे बता दिए। क्योंकि आप नोटिस करना 2022 में भी एक भारतीय ने ये ग्रैमी अवार्ड जीता था। वो आखिरी भारतीय थे ग्रैमी जीतने वाले 2022 में। तो जब उन्होंने जीता था तो बाद में जो एग्जाम हुए थे वहां पे उनके ऊपर एक प्रश्न बना था। प्रश्न क्या बना था, प्रश्न ये बना था कि उनका नाम रिकी केज है, उन्होंने किस एल्बम के लिए ग्रैमी जीता है, ये प्रश्न आया था। बाकी देखो ग्रैमी अवार्ड से भी कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एक तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार दिया गया था ये 4 मई 1959 को। और पहले भारतीय कौन है जिन्हें ये ग्रैमी पुरस्कार मिला था, ये अच्छा प्रश्न होगा। पंडित रविशंकर जी को मिला था। सितार वादक है वो, 1968 में मिला था पहली बार। वैसे उन्हें 5 बार ये ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, 5 बार। और फिर 2013 में ग्रैमी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था। वहीं महिलाओं में बात करें, पहली भारतीय महिला कौन है, तो तन्वी शाह है। और सबसे आखिरी बार मैंने आपको बताया 2022 में रिकी केज को मिला था। वैसे रिकी केज का ये दूसरा ग्रैमी था, क्योंकि इससे पहले 2015 में भी मिल चुका है। लेकिन मेरा प्रश्न था आखिरी बार रिकी केज का नाम ही होगा जो भारतीय थे ये पुरस्कार पाने वाले। उनके एल्बम का नाम था डिवाइन टाइड्स और यही प्रश्न आया था एग्जाम में। तो क्वेश्चन में जो भी काम की जानकारी थी पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारा बता दिया। इतने पॉइंट्स आप याद रखना। हम अगला प्रश्न। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो आंसर होगा रितु बहारी। अब ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस है, तो नाम इंपॉर्टेंट होगा इनका। नाम क्या है, रितु बहारी है। और आपको पता है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है, जो उस राज्य के गवर्नर होते हैं। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह है। तो उन्होंने यहाँ पे इनको शपथ दिलाई है। और अगर प्रश्न आपसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट के बारे में वर्णित है, तो 214 से लेके 231 तक। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। शपथ दिलाते हैं गवर्नर, नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। तो नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 217 में है। और अगर आपसे पूछे कि हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिहाजा से पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। और आप जानते हो कि हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन है, तो अन्ना चांडी उनका नाम है। केरल हाईकोर्ट से थी। वहीं हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही, फातिमा बीवी रही थी। और इनका नाम काफी न्यूज में रहा क्योंकि इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और अभी आपको पता है इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। अच्छा, क्वेश्चन में हम आते हैं।
रितु बहारी की बात कर रहे थे। हमने कहा उत्तराखंड हाईकोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस हो गई है। इसी तरह से एक और राज्य है जहां पे अभी कुछ समय पहले ही पहली महिला, उस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी। मैं बात कर रहा हूं गुजरात हाईकोर्ट की। और कौन बनी थी? सुनीता अग्रवाल बनी थी। और अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान हाईकोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बने कौन? MM श्रीवास्तव बने। अच्छा, इसके अलावा भी 3-4 हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस और बन गए हैं, वो एक साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो राजस्थान का भी नया बना, वो मैंने आपको बता दिया, MM श्रीवास्तव। एक अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, नाम है अरुण भंसाली। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने विजय बिश्नोई। उड़ीसा हाईकोर्ट के बने चक्रधारी शरण सिंह। और मेघालय हाईकोर्ट के बने S वैद्यनाथन। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTUS 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा GRSE। GRSE मतलब होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। तो अभी इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ, मतलब समझौता हुआ। और किसके लिए ये समझौता हुआ? तो ये एक इंजन बनाएंगे, एक समुद्री इंजन जिसका नाम है MTUS 4000। कहाँ पे बनाएंगे? रांची, झारखंड में। रोल्स रॉयस, कई बार इसका नाम आपने सुना होगा। बड़े बड़े जो पैसे वाले सुपरस्टार्स होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वगैरह, इनके पास ये कार आपने देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी, जहां पर रील्स देखते रहते हो। ये ब्रिटिश कार कंपनी है। अच्छा, इसी तरह का एक समझौता आपको याद आएगा जो C295 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए किया गया था। किनके बीच? टाटा कंपनी और एयरबस के बीच में। एयरबस ये फ्रांस की कंपनी है। और यहाँ पे जो C295 हेलीकॉप्टर है, ये जो पहला हेलीकॉप्टर है, ये इस पे लिया जाएगा, उसको देख के फिर बाकी के बनाए जाएंगे। और समुद्रयान मिशन आपको याद है, जिसमें हम समुद्र के अंदर जाएंगे, और इसके लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया? मत्स्य 6000 उस व्हीकल का नाम है, जिसमें बैठ के नीचे जाया जाएगा। और आपको याद होगा कुछ लोग एक टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठ के नीचे गए थे। वो नीचे टाइटन का मलबा देखने गए, टाइटेनिक का मलबा देखने गए थे। उनकी पनडुब्बी का नाम था टाइटन, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि वो खुद मलबा बन गए थे। तो उस कंपनी का नाम क्या है जिसकी वो टाइटन पनडुब्बी थी? तो ओशन गेट। और समुद्री से आपको क्या याद आएगा? एक तो समुद्री दिवस ही याद आ जाएगा, विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सितंबर का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन मनाया जाता है। लेकिन नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये फिक्स होता है, 5 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, यूं बताओ, राष्ट्र समुद्री विरासत परिसर ये कहां पे मिलेगा आपको? ये लोथल, गुजरात में मिलेगा। और अगर पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, इंग्लिश में बोलोगे तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, कौन बनाए गए थे? तो आंसर होगा G अशोक कुमार बनाए गए थे। और समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है ये एक्सरसाइज। और एक और स्टैटिक प्रश्न बन जाएगा कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो लंदन में है, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। अच्छा, ये अगर मैं एक स्टैटिक और पूछूं आपसे कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का करते हैं। जबकि ऊंचाई मापने के लिए एल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहां से ये जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जानकारियां मैंने दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ जिसमें करंट अफेयर्स के हैं और कुछ स्टैटिक प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहां पे रखी? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसकी आधारशिला अभी रखी गई है संबलपुर, उड़ीसा में। किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट, 3 इकाइयां बनाई जाएंगी। तो टोटल जो कैपेसिटी होगी इसकी 2400 मेगावाट हो जाएगी। और इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि खुद एक नवरत्न कंपनी है। बनाने में लागत कितनी आएगी? तो 27,000 करोड़ रुपए आएगी। तो प्रश्न सिंपल सा आपसे पूछा जा सकता है कि तालाबेरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये किस राज्य में बन रहा है? तो आंसर याद रखना, उड़ीसा में। अब देखो, बात तो यहाँ पे उड़ीसा की है, मुझे आपको उड़ीसा रिवाइज कराना चाहिए, लेकिन उड़ीसा में आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं। आज कुछ अलग हट करके मैं आपको रिवाइज कराता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बांध मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, साथ में वो किस नदी पर है और किस राज्य में है, ये भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम शुरुआत करें टिहरी डैम से। टिहरी डैम, इसकी खास बात क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा भागीरथी नदी पर। श्रीशैलम बांध, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा सतलुज नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में आता है, कृष्णा नदी पर यह है। इडुक्की डैम की बात करेंगे, ये आपको केरल में मिलेगा, पेरियार नदी पर है। वहीं सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे, गुजरात में है, ये नर्मदा नदी पर। और शिवाना समुद्र बांध, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, कावेरी नदी पर। और
और याद रखना ये भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। जल विद्युत संयंत्र मतलब यहाँ पे पानी से बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तीस्ता बांध ये आपको सिक्किम में मिलेगा, तीस्ता नदी पे ही। कोयना बांध कई बार आपने सुना होगा, कोयना नदी पर, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। सलाल डैम ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, चेनाब नदी पे। रंजीत सागर बांध ये पंजाब में मिलेगा, रावी नदी पे। मचकुंड बांध उड़ीसा में मिलेगा आपको, मचकुंड नदी पे। हीराकुड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में मिलेगा, महानदी पर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। और एक बाण सागर बांध याद रखना, मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा, सोन नदी पे। इंदिरा सागर बांध ये भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, नर्मदा नदी पे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बांध डैम मैंने आपको रिवाइज करा है, उनकी नदी और उनके राज्य रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ गाइज, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वरना स्टूडेंट्स में नोटिफिकेशन नहीं मिलते, ये दिक्कत रहती है। और सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, क्योंकि आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक्स का। तो जिस तरह से इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैं मेहनत करता हूं ताकि आपका कंटेंट बेस्ट रहे। उसी तरह से आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आज 7,000 स्टूडेंट इसे लाइक करेंगे तो इसका मतलब समझते हैं कि आप 7,000 ऐसे हैं जिनको हमारा वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि जिसे कंटेंट अच्छा लगेगा वही लाइक करेगा। और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनकी क्विज बना करके आपको दूंगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूं। ये सब आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो आंसर होगा मिल्खा सिंह और पीटी उषा को। तो अभी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 व्यक्तियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह, इनको तो मरणोपरांत मिला है, और पीटी उषा को मिला है, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला हेड है, जिन्हें उड़न परी भी आप कहते हो। पहले मिल्खा सिंह की बात करें, कई अवार्ड जीते इन्होंने, हमारे देश का नाम किया। जैसे कि एशियन गेम्स में बात करें तो 1958 में जो टोक्यो में एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीते, और एक नहीं 2 गोल्ड जीते थे अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि 200 मीटर में और 400 मीटर में। और उसके बाद 1962 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे वहां पे भी इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ये गोल्ड लेकर के आए थे हमारे लिए 1958 में। और जो नेशनल गेम्स हुए इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीते। और इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर याद रखना, अभी कोरोना टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी, तो ऑटोबायोग्राफी इनकी है द रेस ऑफ माई लाइफ। वहीं पीटी उषा की बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? गोल्डन गर्ल। तो याद रखना इन दोनों के नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसमें सभी राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर्स ने हिस्सा लिया। थीम क्या रही? क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। अच्छा, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? जब अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहे हैं तो इनका नाम तो हमें पढ़ना ही होगा। तो आप सभी जानते होंगे आर वेंकटरमणि हैं, 16वें नंबर के हमारे महान्यायवादी हैं ये। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। थोड़ी सी अगर बात करें अटॉर्नी जनरल, जिनको नहीं पता हो ये कौन होते हैं, तो सिंपल सा याद रखना, ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। या और भी सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आप कह सकते हो ये भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत सरकार की तरफ से ये मुकदमे लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इनके बारे में आपको मिलेगा अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में। और इनकी हेल्प के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जो मैंने आपको बताया तुषार मेहता है। अच्छा, ये तो केंद्र सरकार के लिए होते हैं। इसी तरह से राज्य सरकारों में भी होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। जो काम ये अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के लिए करते हैं वही काम वो राज्य सरकारों के लिए करते हैं, या कहूं मैं राज्य सरकारों का वकील होता है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? नई दिल्ली में। कुछ और कॉन्फ्रेंस या कुछ और सम्मेलन अभी आयोजित हुए, वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये 2023 के इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर एक पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था, भारत में किया था, नई दिल्ली में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था फिजी देश में। 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ था बैंकॉक में। और अभी दिसंबर में ही भारत में
अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक का आयोजन हुआ था भारत में। और 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में हुआ था बंगलुरु में, जिसमें मैंने आपको कई बार बताया कि ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना बनाए गए थे, जिनका संबंध टेनिस से है। और संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था जिनेवा में। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। और खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था। तो ये 10 इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो 2023 में हुए थे वो मैंने आपको रिवाइज करा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी को किसने जीता? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो नागेश ट्रॉफी हम बात कर रहे हैं, ये ब्लाइंड T20 क्रिकेट की ट्रॉफी है जिसका भी आयोजन किया गया नागपुर महाराष्ट्र में। इसको जीता है कर्नाटक ने। किसे हराया? आंध्र प्रदेश को हराया। अच्छा, ब्लाइंड T20 से याद आएगा, ये बात है 2023 की स्टार्टिंग की। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, भारत में हुआ था और इसको भारत ने ही जीता था लगातार तीसरी बार बांग्लादेश को हरा करके। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाए गए थे। और आपको याद होगा भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी थी? सुषमा पटेल बनी थी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। एक तो देवधर ट्रॉफी आपको याद होगा, 2022-23 वाला इसका जो संस्करण था उसको साउथ जोन ने जीता था ईस्ट जोन को हरा करके। और दलीप ट्रॉफी 2023 को साउथ जोन ने जीता था वेस्ट जोन को हरा करके। उसी तरह से रणजी ट्रॉफी 2022-23 का संस्करण सौराष्ट्र ने जीता था बंगाल को हरा करके। 59 नंबर की जो ईरानी ट्रॉफी 2022-23 हुई थी, ये हुई 2023 में ही थी, 2023 के स्टार्टिंग में। इसको शेष भारत ने जीता था मध्य प्रदेश को हरा करके। और 2023 के लास्ट आते आते ये 2023-24 वाला संस्करण भी हो गया था। इसका ये 60वां संस्करण था, इसको भी शेष भारत ने जीता था, लेकिन हराया सौराष्ट्र को था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 को पंजाब ने जीता था बड़ौदा को हरा करके। और विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 को हरियाणा ने जीता था राजस्थान को हरा करके। तो क्रिकेट के ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आंसर होगा भूटान। तो आप सभी जानते हो, अभी जो बजट जारी किया गया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, वो फुल बजट तो नहीं था, उसे अंतरिम बजट कहेंगे, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन के पहले जो बजट आता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। और अभी इसमें भारतीय सहायता प्राप्त करने वाले देशों की सूची जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 2023-24 में टोटल कितने रुपए की हमने हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। कुछ फंड हम गिफ्ट के रूप में दे देते हैं जिसे उनको लौटाना नहीं होता, और कुछ हम लोन के रूप में देते हैं जिनको उनको लौटाना होता है ब्याज के साथ। तो टोटल इन्होंने राशि बताई कितनी? 6,541.79 करोड़ रुपीस। और इसमें सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है भूटान, इसको मिले 2,398.97 करोड़ रुपीस। उसके बाद मालदीव का नंबर आया 770.90 करोड़ रुपीस। फिर नेपाल और बाकी और देश रहे। और अगले साल का इन्होंने अनुमान लगाया कि 2024-25 में हम कितना देंगे, जिसमें अनुदान भी आ जाएगा और ऋण भी आ जाएगा। अनुदान मतलब मैंने आपको बताया ना, अनुदान मतलब गिफ्ट समझ लो, हम दान दे रहे हैं, आपको वापस लौटाना नहीं है। और ऋण मतलब तो लोन होता ही है। जो टोटल राशि इन्होंने बताई 2024-25 के लिए कि भारत कितना देगा, तो 5,848.58 करोड़ रुपीस। और आपको पता है, हमने पढ़ा है, निर्मला सीतारमण जी ये कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? 6 बार, जिसमें से 5 तो पूर्ण बजट है और 1 ये अंतरिम बजट है। सर्वाधिक बार कौन कर चुके हैं? मोरारजी देसाई कर चुके हैं 10 बार। अच्छा, भूटान की बात हुई है यहाँ पे, तो भूटान ये रहा मैप में भूटान। कैपिटल इसकी थिम्पू हो गई, करेंसी है एंगल ट्रम, इंडियन करेंसी भी चलती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे शेरिंग टोब्गे उनका नाम है। और यहाँ के किंग कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और आपको याद होगा इन्होंने अभी पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। कौन है पूनम खेत्रपाल सिंह? पूनम खेत्रपाल बोल रहा हूँ। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र निदेशक हैं। और आपको याद भी होगा, वैसे हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की अभी नई क्षेत्र निदेशक बनेंगी। कौन? इनका नाम आप ही बताएंगे, मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। ये बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना, उनकी बेटी है ये। उनका नाम बताओ अब आप।
हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। तो अब भारत के नए स्वास्थ्य सचिव हेल्थ सेक्रेटरी बन गए हैं कौन? अपूर्व चंद्रा। बाकी आप जानते हो अभी अमित अग्रवाल UIDAI के CEO बने। नितिन अग्रवाल ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने। तो जनार्दन प्रसाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने। अगला प्रश्न देखते हैं। और वैसे हमारे हेल्थ मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में श्रीलंका ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 4 फरवरी को। तो श्रीलंका ये 4 फरवरी 1948 को अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो ये 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इस बार इसका 76वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसकी थीम है लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री। अच्छा, आपको होगी इस तरह का प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं? ये प्रश्न एक कारण से करा रहा हूं क्योंकि इस तरह का एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछा गया था। हमारा कोई पड़ोसी देश ही था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा प्रश्न, लेकिन इतना याद है हमारा कोई पड़ोसी देश था और ये पूछा था एग्जाम में कि इसने अभी अपना स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट किया था। और एग्जाम से कुछ ही समय पहले उसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो मतलब करंट की ही न्यूज थी और वो एग्जाम में आई थी, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा अपना दायरा बढ़ा रहा है, वो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में भी जा रहा है। तो वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तो वो पूछ लेता है एग्जाम में। तो मैंने कहा इसको छोड़े भी क्यों, अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम श्रीलंका की बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। अभी 4 फरवरी को ही आपको याद है हमने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था। तो इसकी जो मैंने आपको थीम लिखवाई थी वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लिया था द इकोनॉमिक टाइम्स से। यहाँ पे थीम लिखी हुई है क्लोज द केयर गैप और सब थीम लिखी हुई है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। और इसी तरह से कहीं और भी न्यूज़पेपर्स हैं वहां पे भी ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूज़पेपर हैं जहां पे थीम लिखी गई है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। फिर उसके बाद मैंने WHO की साइट पे जाकर के चेक किया तो वहां पे जाके पता चला कि थीम एक्चुअली में ये है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। इसे करेक्ट कर लीजिएगा जहां पर भी आपने नोट्स बना रहे हो, जहां पर भी लिख रहे हो। इस थीम को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे, अलग अलग स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि उन्होंने कहीं और जगह पढ़ा है, वहां पे ये थीम भी है, कहीं पे वो थीम भी है। कोई भी यूट्यूब चैनल हो, बड़ा हो छोटा हो, कंटेंट किसी को सपने नहीं आते, सब इधर उधर साइट से देख करके ही बनाते हैं। अब साइट वाले ही गड़बड़ी कर देंगे तो बाकी फिर आगे क्या करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसे करेक्ट करवा दिया जाए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से जब भी गलती होती है, मैं भी इंसान हूँ और मैं भी न्यूज इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए तैयार करता हूँ कंटेंट, तभी तो टाइम लगता है। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि अगर कई बार कोई रॉन्ग आंसर चला गया है तो दूसरे दिन जाकर के उसको करेक्ट कराऊं। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि स्टूडेंट क्या सोचेंगे, लेकिन उसके बाद ये ख्याल आता है कि जो सोचेंगे वो सोचेंगे, लेकिन पहले सही चीज उन तक डिलीवर की जाए। और अभी भी आप देख लेना, काफी स्टूडेंट जो कल मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि उन्होंने वहां पे ये पढ़ा है, वहां पे वो पढ़ा है, तो जहां पे भी उन्होंने वो ये रॉन्ग थीम पढ़ा दिए वो आज भी शायद इसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे। करवा दे तो अच्छी बात है, करवाना चाहिए। खैर हमने तो करा दिया ना, हम तो अपने से मतलब रखते हैं बस। तो ठीक है, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा वर्ल्ड कैंसर डे 2023 की थीम, अब हमने करेक्ट कर लिया टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। अगला प्रश्न है शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाला टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है? तो आंसर होगा वी गेई, चाइना के हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो हमने पढ़ा MM श्रीवास्तव। और अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई, उसके अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? लंदन। भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया जाएगा? केरला। शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? भारतीय जनसंचार संस्थान। और विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? इंदौर में। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? रणवीर सिंह। थांगथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, जो अभी यहाँ का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।